हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि आगरा फोर्ट को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दुधवा टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो दुधवा टाइगर रिजर्व इंडो नेपाल बॉर्डर पर हमारे इंडिया का जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वहां पर लोकेटेड है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एरिया शामिल है दुधवा नेशनल पार्क का। साथ ही साथ में यहाँ पर 2 सेंचुरी हैं, एक है किशनपुर और एक है काटेनिया घाट। यहाँ पर कुछ रिवर भी फ्लो करती हैं। रिवर के नेम अगर हम डिस्कस करें तो एक है शारदा रिवर, एक है गेरवा रिवर, और ये रिवर जो है वो घाघरा रिवर की इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। फ्लोरा एंड फौना के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रिच है। अब ये एरिया मीन्स दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज़ में क्यों बना हुआ था, तो यहाँ पर 2 ईयर ओल्ड टाइग्रेस का काकस जो है वो देखने को मिला। अब देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से ज्योग्राफी मैपिंग में इस एरिया को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे एक तरफ जो है वो आपको टाइगर रिजर्व के नेम दे दे, 2-3 टाइगर रिजर्व, और सामने जो है वो आपको स्टेट के नेम दे दें। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से एरिया में लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। इसके अलावा पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व को लेकर के 2-3 स्टेटमेंट आपको दे दे और फिर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, तो जब भी आप ज्योग्राफी मैपिंग को स्टडी करो तो हर तरीके से रिलेट करके उसको स्टडी करने की कोशिश किया करो। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव की। देखो, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इनिशिएटिव जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस इनिशिएटिव में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और साथ ही साथ में पीआईबी और भी अदर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो है उनकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो उनकी इमेज को हम शेयर करते हैं। और साथ ही साथ में उस इमेज के साथ में उस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इस तरीके से आपको करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर करवाए जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस इनिशिएटिव का क्या रहेगा कि जब भी आप किसी करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, मान लो आपको ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, तो आपको करंट में रिलेशन पता होगा कि क्यों न्यूज में था ये पार्ट और हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ में न्यूज का आपके मेंस में कहां पर क्या यूज है, आप आंसर राइटिंग में क्या यूज कर सकते हो, ऐसे में आप उसको कहां यूज कर सकते हो, ये सारी बातें भी हम आपको बताते हैं। जो एडिटोरियल वाला पेज है वहां पर कहां कहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया गया है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है वो एडिटोरियल को लेकर के, एडिटोरियल में कोई इंपॉर्टेंट टर्म दी गई उसको लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन सब चीजों को हम इस इनिशिएटिव में डिफाइन करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सब्सक्राइब के पास में जो ज्वाइन बटन होता है वहाँ नहीं करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, और फिर करंट अफेयर्स के नाम से फिर नीचे जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और 89 रुपीज़ पर मंथ जो है वो इसके चार्जेस रहने वाले हैं। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ का जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक दलित मैन की वेडिंग प्रोसेशन चल रहा था और उसमें जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर स्टोन जो है वो फेंकी, पत्थर फेंकी। ओके, अब देखो ये वेडिंग प्रोसेशन, इसमें क्या होता है कि जो दूल्हा जो होता है उसको क्या किया जाता है कि उसको घोड़े के ऊपर बिठा करके मंदिर तक, टेम्पल तक ले जाया जाता है, वहाँ पर पूजा की जाती है और फिर जो बारात का जो प्रोसीजर है वो होता है। तो हमारे वाले एरिया में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर इसको गुड़ चढ़ी प्रोसीजर बोला जाता है। अब आपके एरिया में क्या बोला जाता है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ वो कॉमेंट बॉक्स में बताना कि प्रोसीजर जो है वहाँ पर आपके एरिया में, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पर इसको किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर ये इशू जो है ना वो कोई नया नहीं है।
ये बार बार आपको, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। और एक केस जो है वो तो आपने जरूर, आपको ध्यान में रहा होगा, सुनील कुमार धनवंता, जो लास्ट ईयर आईएएस बने, उससे पहले वो आईपीएस थे। तो जब वो मणिपुर में आईपीएस थे, उस टाइम में उनका वेडिंग का प्रोसीजर चल रहा था। तो उस टाइम में उन्होंने क्या किया, हालांकि उनका जो वेडिंग प्रोसेशन जो था उसमें कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं देखने को मिला, लेकिन उससे पहले उनकी फैमिली में एक ऐसा इशू हुआ है जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रोसीजर को लेकर के अवेयर किया कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पुलिस प्रशासन जो है वो उनके साथ रहे उनके वेडिंग प्रोसेशन के टाइम में। तो देखो, ये चीजें हमें शो करती है कि हमारा इंडिया जो है वो कितना ग्रोथ कर रहा है। 2047 तक इंडिया टारगेट रख रहा है कि हम क्या बन जाएंगे, एक डेवलप्ड नेशन के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी भी अगर हम सोसाइटी में बेसिक रूट लेवल पर देखें तो सोसाइटी जो है वो कास्टिज्म के नाम पर काफी ज्यादा डिवाइडेड है। अब ये कास्टिज्म सिस्टम जो है खत्म होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो अपने बेनिफिट के लिए इस कास्टिज्म सिस्टम को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम फोकस करती है। आप टाइम टू टाइम देखते होंगे अलग अलग मिनिस्टर जो हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस तरीके से मिनिस्टर बनाया जाता है। मतलब पॉलिटिक्स में जो है वो इस कास्टिज्म को एक प्रमोशन वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये इशू जो है वो टाइम के साथ में डिग्रेड होने चाहिए। हम इतनी ग्रोथ हमने किया है, इतना डेवलपमेंट इंडिया ने किया है, तो इशू जो है वो टाइम के साथ में खत्म होने चाहिए। ओके, तो देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो हमारी सोसाइटी में जो एक डिफ्रेंसिएशन है अलग अलग कास्ट के बीच में, इसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 भी हमने फंडामेंटल राइट्स के रूप में इंसर्ट किया कि अनटचेबिलिटी को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो अभी भी वो इशू जो है वो बना हुआ है। ओके, इस तरीके के इशू बढ़ते हैं तो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ता है, साथ ही साथ में जो अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। ओके, तो ये कास्टिज्म जो एक बेसिक इशू है, इसका सॉल्यूशन जो है ना वो कहीं और से नहीं आएगा। गवर्नमेंट क्या कर लेगी इसके लिए, ये हमारे अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हम कम से कम इस चीज़ को लेकर के फोकस करें कि कास्टिज्म के ऊपर हम इतना ज़्यादा फोकस ना करें, हम इक्वल माने सभी को। ओके, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की और सभी का माइंड अचानक से चेंज होगा और सब बोलेंगे ना हम सब इक्वल हैं। ये एक अवेयरनेस है, लोगों को बताया जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। ये कास्ट सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पर डेवलप किया है। ओके, हम जहाँ से आते हैं, हम जहाँ जाते हैं, वहाँ सब इक्वल है। यहाँ जो है ये कास्ट सिस्टम जो है वो इस सोसाइटी ने डेवलप किया है, वो अपने प्रॉफिट के लिए। ओके, और ये कास्ट सिस्टम जो है ना वो अपने प्रॉफिट के लिए डेवलप किया गया था। ओके, तो ये जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तब जाकर के इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पेज पर हम डिस्कस करेंगे। और राइटर जो है उन्होंने बताया है कि देखो, अभी इंडिया जो है वो G20 फोरम की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें इंडिया प्लान कर रहा है कि हम एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के लिए अलग अलग टारगेट डिसाइड करें, अलग अलग पाथवे जो है फॉलो करें। जैसे इंडिया के कुछ ग्लोबल क्लाइमेट प्लेजेस हैं कि इंडिया 2030 तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम करते हैं उसमें 50% जो है वो नॉन फोसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। और 2070 तक इंडिया नेट जीरो एमिशन टारगेट भी कंप्लीट करेगा। राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि इंडिया ने टारगेट तो ले लिए, लेकिन इंडिया जो है इन टारगेट्स को डिवाइड करे कहाँ पर, स्टेट लेवल पर। अभी अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के सिर्फ वेस्टर्न पार्ट के स्टेट जैसे कि राजस्थान और गुजरात, और सदर्न पार्ट के जो स्टेट है तमिलनाडु हो गया और कर्नाटका हो गया, यहाँ पर जाकर के जो है वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी और साथ ही साथ में अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, इन सब के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अदर स्टेट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हालांकि तो राइटर ने यहाँ पर बोला है कि स्टेट लेवल पर टारगेट डिसाइड किए जाए, स्टेट को टारगेट दिया जाए और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसका, कैरेट एंड स्टिक का यूज़ करे। ओके, टारगेट डिसाइड करे, ओके, और फिर स्टिक का यूज़ करे, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है कि कुसुम स्कीम के बेसिस पर जो हमारी एग्रीकल्चर एरिया है जहाँ पर सोलर प्लेट को एस्टेब्लिश करके जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, इसको हम और ज़्यादा प्रमोट करें। और जो स्टेट्स जो हमारा मतलब फेडरलिज्म प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टेट लेवल पर हम जब फोकस करेंगे तभी जाकर के हमारे टारगेट जो हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बता रखा है कि देखो, टाइम के साथ में जो चाइना है वहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है।
ओके। और चाइना जो है इसमें काफ़ी अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कुछ अलग अलग डाटा दे रखे हैं जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये अलग अलग देखिए आप। देखो ये जो रेड कलर है वो शो कर रहा है कि 2010 के टाइम में कौन कंट्री कैसा रिप्रेजेंट कर रहा था और 2020 में कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले है चाइना। 2010 में देखो इंडिया चाइना जो है वो काफ़ी कम यहाँ पर रिसर्च हो रहे थे, लेकिन अब देखो सबसे हाईएस्ट लेवल पर। यूएस जो है वो 2010 के टाइम में और 2020 के टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चाइना जो है उससे काफ़ी आगे निकल गया है। इंडिया जो है वो 2010 के टाइम में इंडिया में काफ़ी कम रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन अभी कंपैरिजन टू चाइना और यूएस जो है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम खुद से कंपैरिजन करें तो इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि ये चार्ट हमें शो कर रहा है कि कितने रिसर्च पेपर जो हैं वो जर्नल्स में जाकर के पब्लिश हुए। तो यूएस के काफ़ी कम हो रहे, चाइना का लेवल जो है काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हाईली साइटेड जो रिसर्च है वो कौन सी कंट्री शो कर रहा है, तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पेटेंट की बात की गई है तो चाइना जो है उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर अचीव कर लिया है पेटेंट की संख्या में, मतलब सबसे ज़्यादा पेटेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो चाइना से देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो रिसर्च के ऊपर चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो टेक्स्ट पेज पर है और यहाँ पर कोसोवो जो एक लैंडलॉक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में, उसको लेकर के फिर से न्यूज है। और अभी प्रेजेंट टाइम में सर्बिया और कोसोवो के बीच में इशू चल रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है एक्सप्लेन फॉर्म में कि ये ट्रबल क्यों है। देखो कोसोवो और सर्बिया रीजन जो है वो पहले एक ही पार्ट था और काफ़ी लंबे टाइम तक, अगर हम 12th सेंचुरी के टाइम में बात करें तो ये एक ही एरिया था, लेकिन बाद में कुछ लगभग 500 ईयर्स तक ओटोमन एम्पायर के अंडर जो है वो कोसोवो रीजन चल गया। लेकिन 20th सेंचुरी के टाइम में दोबारा आते आते कोसोवो सर्बिया रीजन जो है वो एक साथ एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन टाइम के साथ में फिर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगी। कोसोवो ने अपने आप को 2008 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया के अंडर आता था, लेकिन कोसोवो ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट हैं। और जैसे ही इन्होंने इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर की, यूएस ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया, अदर कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ कोसोवो इंडिपेंडेंट है। लेकिन सर्बिया जो है वो अभी भी ये मानता है कि ये मेरा पार्ट है। जैसे कि हम मैप के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करें, ये है सर्बिया और ये है कोसोवो। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो सर्बिया से रिलेटेड लोग हैं और अदर जो लोग हैं वो यहाँ पर अल्बानिया के लोग रहते हैं। ओके, अब इश्यू क्या है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उनको मनी और उनके लिए बजट जो है वो सर्बिया से डिसाइड होता है। ओके, और इनको पेमेंट जो है वो सर्बिया देती है, लेकिन ये लोग जो है वो टैक्स ना तो कोसोवो को देते, ना किसको देते, सर्बिया को देते। अब यहाँ पर थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए जिसमें मेजोरिटी में अल्बानिया से रिलेटेड जो लोग थे उनको जीत गए, लेकिन यहाँ पर जो सर्बियन लोग हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। वो बोलते हैं कि कोसोवो जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सर्बिया के अंडर आता है। और अभी टेनिस प्लेयर जो है नोवाक जोकोविच, उन्होंने भी इसको लेकर के इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि कोसोवो जो है वो सर्बिया का ही पार्ट है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। और हमने टेनिस को लेकर के भी बेसिक फैक्ट डिस्कस किए थे। नोवाक जोकोविच ने बोला कि उनके फादर जो है वो कोसोवो से बिलोंग करते थे और सर्बिया का ही पार्ट है, तो इसको अलग ना माना जाए। तो हमने टेनिस को लेकर के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, और अभी क्या चल रहा है, फ्रेंच ओपन चल रहा है, उसको बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आपको बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। आप 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओगे, सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है वो बताओगे, और कौन सा ग्रैंड स्लैम कहाँ पर खेला जाता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। ओके, क्योंकि यूपीएससी जो है ना वो गेम्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लेती है, और यहाँ पर कोसोवो की वजह से न्यूज़ में रहे नोवाक जोकोविच, तो नोवाक जोकोविच को लेकर के क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो टेनिस को लेकर के क्वेश्चन लेकिन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये इशू रहा। 2008 में कोसोवो ने बोल दिया भैया हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन सर्बिया नहीं मान रहा। कैसे इंडिपेंडेंट हो, कुछ कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज भी दे दिया कि हाँ इंडिपेंडेंट कंट्री हो, तो ये गलत बात है। यहाँ पर देखो अभी यूएस का जो नाटो ग्रुप है उसके ट्रूप्स जो हैं वो कोसोवो में रखे गए हैं, मतलब जो इनके आर्मी मैन हैं वो कोसोवो में रिप्रेजेंट है, और इसकी वजह से सर्बिया और कोसोवो के बीच में जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। ओके, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, इसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो कोसोवो और सर्बिया के बीच में भी अगर सॉल्यूशन नहीं देखने को मिला तो इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ पेज पर, तो यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो लोग हैं वो एलएसडी और मरीजोना जो है वो उनके पास में मिले हैं। मरीजोना जिसको हम कैनबिस के नाम से भी जानते हैं, भांग गांजा जो होता है ना वो। ओके,
और हमारे इंडिया में लीगल है। देखो अगर आप मानो कि अभी भी इलीगल है इन सबको यूज़ करना, तभी इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर हमने लीगल किया, हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूथ है और वो इसकी तरफ अगर अट्रैक्ट होते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इस आर्टिकल में। ये तो बेसिक फैक्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि कुछ कंट्रीज ने इसको लीगलाइज कर रखा है कि मेडिसिनल प्लांट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। और साथ ही साथ में ये भी बताया जाता है कि लीगल अगर आप करते हो तो टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो जिससे स्टेट की जो इकोनॉमी है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, स्टेट की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक टर्म यहाँ पर है डार्क नेट। डार्क नेट क्या होता है? डार्क नेट होता है, आप यहाँ पर टर्म से समझिए, नेट मतलब इंटरनेट, डार्क मतलब अंधेरा, मतलब इंटरनेट के थ्रू ऐसा काम किया जा रहा है जो इलीगल है। जैसे कि आप इसमें क्या कोई पर्सन के इसमें इन्वॉल्व हो, कोई नारकोटिक सेल में इन्वॉल्व हो, या फिर जो है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसको भी भेजा अगर जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ है। तो ये सीक्रेट कोई ऑपरेटर के थ्रू जो है प्रोसीजर किया जाता है, जिसको बोला जाता है डार्क नेट। अगर हम बात करें एनसीबी की, तो देखो एनसीबी जो है नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। 1985 का एक एक्ट है, उस एक्ट के बेसिस पे 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 47 है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करता है एनसीबी। एंड आर्टिकल 47 किस में आएगा? हमारे डीपीएसपी में आएगा। मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो काम करे स्टेट। ओके, तो उनको फुलफिल करता है ये एनसीबी क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, तो देखो मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट रखी है और रिपोर्ट में ये बोला है कि हमारे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 766 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 508 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गए हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के काफ़ी पहले एक्ट बनाया गया था कि एक तरीके से इसमें जो लोगों की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना देखने को मिले। हालांकि अभी इशू जो है, जो भी इस तरीके का सीवर्स जो होते हैं उनकी क्लीनिंग में अभी भी मैनुअल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इसके लिए लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम जो है वो लॉन्च की थी। और नमस्ते स्कीम जो है इसमें फोकस किया गया था कि जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी मैन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, और जो भी प्रोसीजर है वो इस मैकेनिक्स बेसिस पर होगा। मतलब मैकेनाइजेशन जो है वो सीवर क्लीनिंग को किया जाएगा, मैन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें ना देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो आप कि चाइना और रशिया जो है उन्होंने ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान जो है वो वहाँ पर एयर पेट्रोलिंग की है। तो साउथ कोरिया ने यहाँ पर क्लेम कर दिया है कि ये जो चाइना और रशिया ने जो यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग की है ना, इसमें उन्होंने हमारा एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है उसमें एंटर किया है। तो हम मैप डिस्कस कर लेते हैं सी ऑफ जापान का और ईस्ट चाइना सी का। तो यहाँ पर ये देखो, ये चाइना है, और अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में चाइना और रशिया के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। ये है जापान, और यहाँ पर है, ये है कोरियन पेनिनसुला, ये है नॉर्थ कोरिया, और ये है साउथ कोरिया। ओके, ये सी ऑफ जापान है और ये है ईस्ट चाइना सी। ओके, तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है ना, जो जापान का ये क्यूशू आइलैंड है, और यहाँ पर ताइवान के बीच में जो आइलैंड है इसको बोलते हैं रयुक्यू आइलैंड। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, जापानीज आइलैंड है। इसी तरीके से जापान के नॉर्दर्न पार्ट में जो होक्काइडो आइलैंड है और रशिया का जो कामचाटका पेनिनसुला है उसके बीच में जो आइलैंड है उनको बोला जाता है कुरिल आइलैंड। वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी ज्योग्राफी लोकेशन आप स्टडी करो आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये ताइवान स्टेट है, कल हमने डिस्कस किया था, शायद कल डिस्कस किया था, टुडे अर्लियर डिस्कस किया था, जब यूएसए के यहाँ
पर जो डिस्ट्रॉयर है वो यहाँ पर से पास हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। तो ये ताइवान स्टेट है जो ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के नर्दर्न पार्ट से। ओके, और यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको सेनकाकू आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल आइलैंड, और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर है साउथ चाइना सी, जहाँ पर भी बहुत सारे आइलैंड हैं जो जिनको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट आइलैंड न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में बेसिक बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर देखो, यूक्रेन का जो खेरसोन रीजन है वहाँ पर एक डैम, और डैम जो है वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। ऐसा बोल रहे हैं, यूक्रेन क्लेम कर रहा है रशिया के ऊपर कि आपने यहाँ पर अटैक किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, और रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो यहाँ पर निप्रो रिवर फ्लो होती है, और निप्रो रिवर के ऊपर खाखोवा का हाइडल डैम जो है वो बना रखा था। तो इसकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं। देखो, इस बार जो क्वेश्चन है यूपीएससी में वो ये जेफ्रोजिया जो रीजन है इसको लेकर के पूछ लिया। तो जो भी कन्फ्लिक्टेड रीजन है पूरे ग्लोबली लेवल पर वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्री के बीच में वो कन्फ्लिक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लुहांस्क रीजन है, डोनेस्क रीजन है, जेफ्रोजिबिया रीजन है, ये खेरसोन है, और ये है क्रीमिया जिसको 2014 में रशिया ने अनेक्स कर लिया था। तो यहाँ पर जो है ये खेरसोन रीजन जो है वहाँ पर एक खाखुआ जो डैम है, हाइडल डैम निप्रो रिवर के ऊपर बनाया गया है, और यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली है। ये डिमोलिश हो गया है जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। ईरान ने बोल दिया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बना ली है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेपन जो है अगर वो साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा हो, 5 से 25 टाइम्स तक अगर ज़्यादा हो तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इस मिसाइल का जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है। मिसाइल का नेम है फतेह। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। जो भी बेसिक बातें हैं वो सब हमने कवर कर ली हैं। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।